रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन एपिसोड 6 लव बहक चुकी थी। ये देखकर द्रांश अजीब तरीके से मुस्कुराया। लव मदहोशी से बोली अंडरस्को आह। द्रांश ऐसा मत करो। अपना नाम सुनकर द्रांश मुस्कुराया, पर अचानक ही वह लव से दूर हो गया। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। लव को जब एहसास हुआ कि द्रांश उसे टच नहीं कर रहा है, तो वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। उसकी नजरें द्रांश की नजरों से टकरा गई। एक पल के लिए वो अंदर तक हिल गई थी, पर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। लेकिन वो दोनों अभी क्या कर रहे थे, ये सोचते हुए लव का चेहरा जलने लगा। वह द्रांश की नजरों से बचते हुए जल्दी से खुद को सही करती है और रूम में भाग जाती है। द्रांश अपने बालों में हाथ फेरते हुए मिस्टीरियस मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को गुड, वेरी वेरी गुड, कहते हुए उसकी आवाज में कुछ तो मिस्टीरियस था। वहीं लव जैसे ही रूम में पहुंची, अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सामने दिव्य सोफे पर चढ़कर दीवार पर मार्कर से कुछ लिख रहा था। उसने पूरी दीवार खराब कर दी थी। फिर उसकी नजर द्रांश के परफ्यूम और शेविंग क्रीम पर गई, जो फर्श पर फैला हुआ था। आधी से ज्यादा वो दिव्य के ऊपर लगा हुआ था। लव ने एक नजर वॉशरूम के डोर को देखा, फिर जल्दी से दिव्य को गोद में उठाकर उसे डांटते हुए बोली, अंडरस्को दिव्य, ये तुमने क्या किया? तुमने दीवार को क्यों गंदा किया? तुम बहुत शैतान हो गए हो। और ये तुमने जमीन पर इतना क्यों फैलाया हुआ है? दिव्य पप्पी सा फेस बनाकर लव को देखते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में बोला, अंडरस्को मम्मा आप डैडी के साथ अंदर थी। दिव्य अकेला हो गया था, इसलिए दिव्य ने ड्राइंग बनाई। कहकर वह दीवार की तरफ खुशी से वॉल की तरफ इशारा करता है, जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया था। लव दीवार की तरफ एक्सप्रेशन लेस भाव से घूरती है। ड्राइंग ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, पर लव बता सकती थी कि उसमें एक औरत बनी थी, जिसमें एक लड़की को कई सारे लोगों ने पकड़ा था। वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर वहीं एक लड़का था जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। एक छोटा बच्चा भी वहां बैठा हुआ था। ये सब देखकर लव का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा गुस्सा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था इन पिक्चर्स से उसका कुछ लेना देना है। उसे पैनिक जैसा फील होने लगा। पर लव खुद को किसी तरह कंट्रोल करते हुए गुस्से में दिव्य से बोली, अंडरस्को दिव्य, ये सब क्या है? मैंने मना किया था ना, पिछली बार ऐसी उल्टे सीधे ड्राइंग नहीं बनाना है। उसने काफी तेज आवाज में उसे डांटा था कि दिव्य की आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगा। वही द्रांश जो अपने कपड़े बदलने वाला था, अचानक दिव्य के रोने की आवाज सुनकर उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। वह भीगे कपड़ों में ही बाहर आ गया। उसने देखा लव दिव्य को डांट रही है और दिव्य रो रहा था। फिर द्रांश की नजर अपने गंदे रूम पर पड़ी, तो उसका चेहरा अजीब हो गया, क्योंकि उसे सफाई बहुत पसंद थी। मगर जब उसने देखा कि दिव्य रो रहा है, तो वह जल्दी से जाकर दिव्य को अपनी गोद में उठा लेता है और लव को घूरते हुए कठोर आवाज में बोला, अंडरस्को तुम इसे क्यों डांट रही हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने रूम को गंदा कर दिया? द्रांश की आवाज सुनते ही लव अचानक अपने होश में आती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसने कितना डांट दिया है। वह पेंटिंग को देखती है, फिर अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। 3 से 4 बार गहरी लंबी सांस लेने के बाद उसने गिल्टी आवाज में दिव्य से कहा, अंडरस्को आई एम सॉरी। इधर आओ। वह दिव्य का हाथ पकड़ती है, मगर दिव्य द्रांश से चिपक जाता है और शिकायत करते हुए बोला, अंडरस्को डैडी मम्मा ने दिव्य का बहुत डांटा। दिव्य ने सिर्फ पेंटिंग बनाई थी। दिव्य को मम्मा से बात नहीं करनी है। लव को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वह कुछ बोलना चाहती थी, मगर द्रांश अपना हाथ दिखाकर एक्सप्रेशन लेस भाव बोला, अंडरस्को आगे से ध्यान रखना। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इसे इस तरह डांटे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहते ही वह दिव्य को लेकर वॉशरूम में चला गया, क्योंकि दिव्य पूरी तरह से गंदा हो गया था। लव मुंह खोल उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। वह खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाए, अंडरस्को द्रांश ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, जैसे वो दिव्य का पिता हो और वह कोई विलन हो। मगर जब उसने दीवार पर बनी पेंटिंग को देखा, तो उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह वहीं सोफे पर बैठकर अपने सर को पकड़ लेती है। उसकी आंखें लाल होने लगी। वह अपनी गर्दन पर एक हाथ रखकर और दूसरे हाथ से सर को दबाते हुए गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, अंडरस्को मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगी। फिर क्यों मैं ऐसे रिएक्ट करने लगती हूँ? मैं पास्ट के कारण दिव्य पर गुस्सा नहीं हो सकती।
अगर उस रात वह सब न हुआ होता तो आज सब सही होता। शायद दिव्य खुश होता। पर मैं एक अच्छी मां नहीं बन पाई। चाहे जो हो, मुझे उसका ध्यान रखना है और उसे हमेशा सेफ रखना है, ताकि कोई उसे फ्यूचर में नुकसान न पहुंचा पाए। इतना कहते ही वह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है। शायद उसका पैनिक करना बढ़ रहा था। उसने पानी पिया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह वही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर महेश्वरी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो लव को इसमें शामिल करना चाहते थे, इसलिए वो बार बार लव को कॉल कर रहे थे, पर लव ने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने घर पर कॉल किया। कॉल मिसेज माहेश्वरी ने उठाया था। मिसेज माहेश्वरी उदास होकर बोली, अंडरस्को, नहीं, लव यहाँ नहीं है। मिस्टर महेश्वरी परेशान होकर बोले, अंडरस्को, लव इस शहर में नहीं है। आखिर वो कहाँ जा सकती है? क्या वो अपने साथ गार्ड्स को लेकर गई है? कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। वह थोड़े हैरान और परेशान थे, मगर फिर उन्होंने जल्दी से अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसे ऑर्डर देकर बोले, अंडरस्को, जाओ और लव को ढूंढो। असिस्टेंट तुरंत वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ लव बेड पर लेटी हुई थी। द्रांश एक्सप्रेशन लेस भाव से उसके बगल में खड़ा था। बेड पर दिव्य भी बैठा था। एक लेडी डॉक्टर लव का इलाज करने के बाद थोड़ा परेशान नजर आ रही थी, मगर वह डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। द्रांश अपनी जेब में हाथ डालकर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को, अगर मुझसे कुछ छुपाया तो हो सकता है कि तुम कल का सूरज ना देख पाओ। द्रांश की धमकी सुनते ही डॉक्टर बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने अपने पसीने को पोंछकर कहा, अंडरस्को, मिस्टर रंधावा, इन्हें पैनिक अटैक आया है। शायद कुछ ऐसी यादें हैं जो काफी बुरी हैं और इन्हें याद आ गई हैं। ये बोलते ही लेडी डॉक्टर खड़ी हो गई। लेडी डॉक्टर की उम्र लगभग 24 साल थी। वो बहुत खूबसूरत थी और ये द्रांश के पर्सनल डॉक्टर ऋषि की बहन थी, जिसका नाम नैना था। नैना बहुत क्यूरियस होकर लव को देखकर मन में बोली, अंडरस्को, आखिर इस लड़की का द्रांश से क्या लेना देना है? मैंने आज तक कभी द्रांश के पास लड़की नहीं देखी है। इतना सोचते हुए वो परेशान हो गई। फिर वो द्रांश को अपने चमकते हुए आंखों से देखने लगी, जैसे वो उसे बहुत पसंद करती है। मगर ये दिव्य देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अचानक उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह जानबूझकर द्रांश के पैरों से लिपटते हुए मासूम सी आवाज में बोला, अंडरस्को, डैडी, मम्मा को क्या हुआ है? वह उठ क्यों नहीं रही है? नैना जैसे ही डैडी और मम्मा शब्द सुनती है, वह चौंक जाती है। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके ऊपर बम फोड़ दिया है। वह हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, क्या, डैडी और मम्मा? तभी द्रांश क्रूएलिटी से बोला, अंडरस्को, गेट आउट। नैना डर से कांप गई। वो कुछ पूछना चाहती थी, मगर द्रांश के गुस्सा करने से वो पूछ नहीं पाए और रूम से बाहर चली गई, पर वो बहुत ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी। तभी द्रांश की नजर दीवार पर बनी पेंटिंग पर गई। उसके भौहे आपस में सिकुड़ जाते हैं और वह खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाता कि आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि लव बेहोश हो गई। उसने तुरंत किसी को मैसेज किया, फिर एक्सप्रेशन लेस भाव से लव को देखने लगा। द्रांश दिव्य को लव के पास छोड़कर रूम से बाहर आ जाता है। वह जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि तमन्ना नैना के साथ बैठी खुशी से बातें कर रही थी। अचानक उसकी नजर द्रांश पर गई, तो तमन्ना मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, द्रांश, तुम कभी भी घर नहीं आते हो। कितनी खुशी की बात है कि तुम घर आए हो। देखो, नैना यहाँ पर है। कैसा रहेगा अगर तुम दोनों साथ में बैठकर बात करो? वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तुम भी 30 के हो चुके हो। ये सुनते ही नैना शर्मा जाती है, मगर द्रांश की आंखों में जानलेवा इरादों को देखकर तमन्ना आगे कुछ बोल नहीं पाई। वहीं नैना ऊपर से नीचे तक द्रांश को देखते हुए सोचने लगी, अंडरस्को, उस बच्चे ने द्रांश को हाथ लगाया, लेकिन द्रांश को कुछ भी नहीं हुआ। क्या इसकी बीमारी सही हो गई है? अगर ऐसा है तो क्या मैं इसके करीब जा सकती हूँ? सोचते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन नैना यह नहीं सोच पाई कि द्रांश के फ्लो पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। तो वहां लव और दिव्य क्या कर रहे थे? द्रांश सीधा किचन में गया और आसपास की चीजों को घूरने लगा। वहां मौजूद नौकर डर से कांपने लगे। एक ने बहुत हिम्मत करके कहा, अंडरस्को, बिग बॉस, आपको क्या चाहिए? द्रांश ने उसे एक नजर देखा। फिर भी नौकर कांपने लगे, मगर उसने कुछ सोचते हुए ऑर्डर दिया, अंडरस्को, कुछ हेल्दी बनाकर मेरे रूम में लेकर आओ।
पर अगर किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत की। इसके आगे के शब्द उसने नहीं बोले, लेकिन नौकर लोग समझ गए। वो जल्दी से सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाते हुए कुछ बनने लगे। द्रांश वहां से जाने लगा, मगर अचानक उसे कॉल आ गया तो वह बात करते हुए लिविंग रूम के दूसरी तरफ चला गया। नैना अपने होठों को दबाते हुए चुपके से द्रांश के रूम में चली गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि लव अभी भी बेहोश थी और दिव्य द्रांश के लैपटॉप के साथ खेल रहा था। ये देखते ही नैना की आंखों में गुस्सा आने लगा। उसने एकदम से जाकर दिव्य को धक्का दे दिया, जिस कारण वो बेड से नीचे गिर गया। दिव्या को सिर में बहुत जोर से लगी थी। वह तुरंत रोने लगा, पर नैना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह लैपटॉप को जल्दी से साफ करते हुए गुस्से में बोली, अंडस्को, तुम कितने बदतमीज बच्चे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह लैपटॉप है और तुम इसके ऊपर कूद रहे हो और इसके साथ खेल रहे हो? क्या तुम इसके पैसे भी दे सकते हो? अब ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें चोट लग गई है। अब रोना बंद करो। दिव्या को बहुत जोर से लगी थी और वह खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। वह तुरंत बेड पर चढ़कर लव के सीने से लग गया और रोने लगा। लव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रो रहा हो। धीरे धीरे उसे होश आने लगा। वहीं नैना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वह दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, तुम किससे पूछकर बिस्तर पर चढ़ गए? क्या तुम्हें पता है ये किसका घर है? नीचे उतर जाओ, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर वह दिव्या को डांटने के लिए आगे बढ़ी। मम्मा, कहते हुए दिव्या एकदम से लव के सीने से चिपक गया। नैना दिव्य को मारती है, पर उसका हाथ दिव्य को छू पाता उससे पहले ही एक जोरदार चीख पूरे रूम में गूंजने लगी। अगले ही पल नैना जमीन पर पड़ी थी। उसका हाथ बुरी तरह से लाल हो गया था। उसने अपने लाल हाथ को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह खुद को रोने से रोक नहीं पाई थी। हालांकि द्रांश का रूम साउंड प्रूफ था, लेकिन रूम खुला होने के कारण नैना की दर्द भरी आवाज बाहर तक आई। पर द्रांश का रूम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है, इसलिए नीचे मौजूद लोगों ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नैना की आंखों में आंसू थे। उसने कस के अपने मुट्ठी बंद करते हुए बेड की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? नैना अपने दांत पीसते हुए बोली, जब उसने देखा कि बेड पर लेटी लव उठकर बैठ चुकी थी। लव के सिर में अभी भी दर्द हो रहा था, मगर उसने अपने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। लव का चेहरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा लाल था। उसने दिव्या के बालों पर हाथ रखा। तभी उसकी नजर दिव्या के माथे पर गई, जहां पर लाल निशान था। ये देखते ही लव की आंखों में खून उतर आया। नैना अब तक खड़ी हो गई थी। वह लव को उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, अभी के अभी मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ, और द्रांश से बोलूंगी कि वह तुम्हें भी नुकसान न पहुंचाए क्योंकि तुमने उसके रूम में कदम रखा। लव की आईब्रो ऊपर हो गई। उसने नैना के सामने अपने हाथ बांधते हुए तेज आवाज में कहा, अभी और इसी वक्त मेरे बेटे से माफी मांगो, वह भी घुटने टेक कर। नैना को उसके परिवार ने बहुत ही नाजों से पाला था, इसलिए उसने गुस्से में हंसते हुए कहा, तुम्हारे सपनों में। क्योंकि जब द्रांश आएगा और देखेगा कि इस बच्चे ने कैसे उसके लैपटॉप को खराब कर दिया है, तो वह जरूर तुम दोनों को सबक सिखाएगा। मुझे याद है आखिरी बार एक लड़की ने उसे छूने की कोशिश की थी, पर आज तक नहीं पता चला वह इस दुनिया से कैसे गायब हो गई। वैसे ही तुम दोनों भी गायब हो जाओगे। इतना कहते ही वह लव को मारने के लिए अपने हाथ को उठाती है, मगर लव ने उसके हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़कर मरोड़ दिया। आह! एक बार फिर से नैना दर्द से चीख पड़ी। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना भूल चुकी थी कि द्रांश ने उसे लव का इलाज करने के लिए बुलाया था। वह लव से जल रही थी क्योंकि वह द्रांश के रूम में थी और द्रांश अपने रूम में किसी को नहीं आने देता था। इसलिए नैना लव को सबक सिखाना चाहती थी। लव ने इस बार गुस्से में कहा, मैंने कहा मेरे बेटे से माफी मांगो क्योंकि तुमने उसे मारने की कोशिश की। वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और इस बात का भी ध्यान रखूंगी कि तुम जिंदगी भर जेल में रहो। नैना अचानक ही अपना दर्द भूलकर हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। इस पूरी दुनिया में द्रांश अगर किसी औरत के करीब है तो वह मैं हूँ। फ्यूचर में वह सिर्फ मुझसे शादी करेगा। लव को एक अजीब सी फीलिंग ने घेर लिया। उसका गुस्सा और बढ़ गया था। वहीं दिव्या अपने आंसू पोंछकर खुश होकर नैना को पिटते हुए देख रहा था। वह बेड पर उछलते हुए एक्साइटेड होकर बोला, मम्मा, इन गंदी आंटी ने दिव्या को बेड से नीचे गिरा दिया, दिव्या को चोट लगी है।
लव गुस्से से नैना के हाथ को और भी जोर से मरोड़ देती है, फिर उसके घुटने के बीच जोर से एक किक मारती है। उसने बगल में रखा फ्लावर वास उठाकर नैना के सर पर मारते हुए कठोर आवाज में कहा, लविष्का माहेश्वरी किसी का एहसान नहीं रखती। तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, इसके बदले में मैं तुम्हें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगी। नैना के सर से खून बहने लगा था। लव ने बेरहमी से उसके बाल पकड़कर उसकी आंखों में घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, अभी तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्द सहना है। नैना इस बार सच में डर गई थी। उसका शरीर कांपने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कोई मुझे बचाओ, यह मुझे मार रही है। इतना कहते ही वह झटपटाने लगी, पर लव ने दूसरा फ्लावर वास उठाकर भी उसके सर पर मार दिया। नैना बहुत डर गई थी। वह जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। नीचे लिविंग रूम में मिसेज रंधावा खुशी खुशी किचन में जा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, मुझे जल्द से जल्द सबको बताना होगा कि द्रांश ने शादी कर ली है, पर अफसोस इस नालायक लड़के को नहीं पता लड़कियों का दिल कैसे जीतते हैं। तभी तो ऐसे शादी कर ली, पर मैं रिसेप्शन बहुत ही धूमधाम से करूंगी। वो बोल ही रही थी कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो थोड़ी परेशान हो गई और बाहर आई। तमन्ना, जो लिविंग रूम में बैठकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ फेसबुक चला रही थी, वह भी शॉक हो गई। उसने देखा सीढ़ियों से नैना रोते हुए आ रही थी, क्योंकि लिफ्ट केवल द्रांश ही यूज करता था। तमन्ना शॉक होकर जल्दी से नैना के पास गई। नैना डरते हुए उनके गले लगाकर बोली, आंटी प्लीज मुझे बचाए। ये लड़की मुझे जान से मार देगी। वह पागल हो गई है। मिसेज रंधावा भी शॉक थी। उन्होंने नैना को सोफे पर बैठाकर परेशान होकर पूछा, क्या हुआ है? ठीक से बताओ, तुम क्यों डरी हुई हो और तुम्हारे माथे से खून क्यों बह रहा है? नैना केवल रो रही थी। मिसेज रंधावा ने नौकर से फर्स्ट एड किट लाने को कहा। वहीं द्रांश, जो बाहर चला गया था, जब वहां आया तो नैना को रोते देखकर अपनी आईब्रो सिकोड़ लेता है। नैना जैसे ही उसे देखती है, उसने कमजोरी से आवाज में कहा, द्रांश। तमन्ना गुस्से में द्रांश को देखते हुए बोली, द्रांश, जिसने भी नैना के साथ ये किया है तुम्हें उसे सजा देना होगा। आखिरकार वो कमजोर है, उसे धमकाया गया है, और ऊपर से ये इस परिवार की सदस्य है। मिसेज रंधावा को ये बात पसंद नहीं आई, पर वह कुछ नहीं बोली। नैना अपनी जगह से खड़ी हुई और द्रांश की तरफ भागते हुए उसे गले लगाने वाली थी, पर अचानक द्रांश एक तरफ हो गया और नैना एक बार फिर से जमीन पर गिर गई। हर कोई ये देखकर दंग रह गया था। नैना को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर फिर वह खुद को कमजोर दिखाते हुए द्रांश से बोली, द्रांश, तुम्हें मुझे बचाना होगा। वह लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो, उसने मुझे मारा और कहा कि वह मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसने कहा वह तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करके तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लेगी। तमन्ना थोड़ी कंफ्यूज थी। वहीं द्रांश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने खतरनाक तरीके से नैना को देखा तो नैना डर से कांप गई। फिर द्रांश ने हर किसी को इग्नोर किया और ऊपर चला गया। ये देखकर नैना एक पल के लिए चौंक गई, मगर फिर मन में बोली, जरूर द्रांश उस लड़की पर अब गुस्सा करेगा, फिर मैं तमाशा देखूंगी। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। इतना कहते ही वह अजीब तरीके से मुस्कुराए। वहीं द्रांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसका ऑरा बहुत डरावना था। वह जैसे ही रूम में पहुंचा, उसने देखा लव दिव्या के माथे पर दवा लगा रही थी और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए उसे कुछ बता रही थी। लव ने जैसे ही द्रांश के कठोर भाव को देखा, उसकी मुट्ठी कस गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही द्रांश उसकी कलाई को पकड़ लेता है और उसे खींचकर बेड पर फेंकते हुए एकदम से उसके ऊपर आ गया। लव हैरान थी। तभी द्रांश लव को काबू में करते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, बेबी गर्ल। उसकी आवाज बहुत ही सेक्सी थी। लव का दिल धड़कने लगा, मगर फिर वह खुद को छुड़ाते हुए मुंह बनाकर बोली, क्या तुम उस लड़की के लिए मुझे सजा देने आए हो? आखिरकार तुम उससे शादी जो करने वाले हो। लव को थोड़ी सी जलन हो रही थी और उसे इसका अंदाजा नहीं था। द्रांश हल्के से मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट थोड़ी डरावनी थी। वो इस बार अपने हाथ लव के शर्ट के अंदर डालते हुए कर्कश आवाज में बोला, आर यू जूलिस, बेबी गर्ल? लव के रोंगटे खड़े हो गए थे। द्रांश के इस तरह से देखते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो द्रांश से खुद को दूर करते हुए शर्मा कर बोली, दिव्या यहाँ पर है, क्या तुम अपनी बेशर्मी बंद कर सकते हो? हम अगले ही पल द्रांश बेशर्मी से उसे किस कर लेता है। द्रांश की उंगलियां लगातार लव के सॉफ्ट कमर को सहला रही थी।
दिव्य जल्दी से अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखों को ढक लेता है, पर वो उंगलियों के बीच से देखने लगा। लव शर्म से और गुस्से में उसे खुद से दूर कर रही थी, पर द्रांश ने उसे आसानी से काबू कर लिया। लव की मुट्ठी कसती जा रही थी, ये अजीब सा एहसास उसे पागल कर रहा था। वो द्रांश को अब दूर नहीं कर पा रही थी, उसका शरीर भी जैसे पिघलने लगा था। अचानक लव को नैना की बात याद आई। नैना ने कहा था कि द्रांश उसके करीब है, तो वह गुस्से से द्रांश के होठों को बाइट कर लेती है, पर द्रांश उसे और भी ज्यादा डीप किस करने लगा। वहीं किंग लव को पाने के लिए नया तरीका ढूंढ रहा था। वह इस वक्त माहेश्वरी विला के बाहर खड़े होकर अजीब तरीके से मुस्कुराया। लव घूर के द्रांश को देख रही थी, जो जबरदस्ती उसे पकड़ कर लेटा हुआ था और किस कर रहा था। वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन द्रांश बिल्कुल भी उसके ऊपर से नहीं हट रहा था। लव को अब गुस्सा आ रहा था। वो द्रांश के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है। अनजाने में ही द्रांश के शर्ट के 2 बटन टूट जाते हैं। ये देखकर लव की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं द्रांश सरकास्टिक टोन में उसके कान में कहता है, लगता है तुमसे रहा नहीं जा रहा है, बेबी गर्ल बेताब हो रही हो मेरे करीब आने के लिए। लव के कान जलने लगे। वह जल्दी से द्रांश को खुद से दूर कर देती है, अपने कपड़े सही करते हुए आसपास देखती है। दिव्या को वहां ना देखकर वह राहत की सांस लेती है। तुम्हारे कपड़े कबर्ड में रखे हैं, उन्हें पहन कर आओ, द्रांश ने ऑर्डर दिया। लव गुस्से से उसे देखते हुए गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। द्रांश गहरी आवाज में बोला, बेबी गर्ल बिहेव योरसेल्फ, मैं तुमसे बड़ा हूं। लव स्पीचलेस हो गई। वो पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली जाती है। द्रांश की आंखों में एक चमक थी, जो अब काफी ज्यादा डरावनी हो गई थी। वह भी तैयार होकर नीचे आता है। उसने हमेशा की तरह अपने हाथों में ग्लव्स पहने थे और चेहरे पर मास्क था। नीचे दिव्य पहले से ही आ गया था। नैना जो रो रही थी और दिव्य को देखते ही उसने दांत पीसते हुए तमन्ना की तरफ इशारा करते हुए बेचारी बनाकर कहा, आंटी, यह वही बच्चा है जिसके कारण मेरी यह हालत हुई है। पता नहीं ये कैसे द्रांश के रूम में आ गया। अगर द्रांश ने ये देख लिया तो वह बहुत गुस्सा करेगा। तमन्ना दिव्य को देखते ही गुस्से में आपे से बाहर हो गई। तमन्ना गुस्से से बोली, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? क्या तुम्हें किसी ने यहाँ भेजा है? आखिरकार तुम जैसे गरीब और क्या ही कर सकते हैं? दिव्य, जो मजे से उछलते हुए चल रहा था, अचानक तमन्ना के चिल्लाने से रुक गया। वह बिल्कुल भी डरा नहीं और ना ही रोया, क्योंकि पिछली बार चोट लगने के कारण वह रोया था। वो अपने कमर पर हाथ रखते हुए तमन्ना के पास आ गया। फिर नैना को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, गंदी आंटी, आप इतनी बड़ी हो गई हैं फिर भी रो रही हैं। आप बहुत शेम है। नैना ये सुनकर दांत पीसते हुए बोली, तुम शैतान बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो दिव्य को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, मगर दिव्य जल्दी से दूसरी तरफ भाग जाता है। दिव्य नैना का मजाक उड़ाते हुए बोला, गंदी आंटी, आप कितनी ज्यादा कमजोर है। आप तो दिव्य की मम्मा की तरह ब्यूटीफुल भी नहीं है और ना ही स्ट्रांग है। दिव्य की मम्मा कभी भी इस तरह नहीं रोती, मगर आप उनसे बड़ी हैं फिर भी आप कैसे रो रही हैं? उसके इस बात पर नैना को बहुत ही ज्यादा शर्म आई, लेकिन तमन्ना भड़क चुकी थी। तमन्ना बाहर मौजूद गार्ड्स को ऑर्डर देती है, इस बच्चे को पकड़ो और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। गार्ड्स जल्दी से भागते हुए अंदर आते हैं। वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, मगर तमन्ना के ऑर्डर देने से वो सभी दिव्य को पकड़ने लगे। दिव्या ये देखकर भागने लगा। वो डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। सभी गार्ड्स उसके पीछे भागे। एक गार्ड्स उसे पकड़ने ही वाला था कि दिव्य जल्दी से रेंगते हुए डाइनिंग टेबल के नीचे घुस गया। गार्ड्स जल्दी से डाइनिंग टेबल के नीचे घुसते हैं, लेकिन दिव्य दूसरी तरफ से निकलकर एक गार्ड के पैरों के बीच से भाग गया। ये देखकर तमन्ना गुस्से में बोली, क्या तुम सब निकम्मे हो गए हो जो एक बच्चे को भी नहीं पकड़ पा रहे हो? गार्ड्स डरते हुए दिव्य के पीछे भागे, लेकिन दिव्य उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। तमन्ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी नैना ने वहां रखा फ्लावर वास उठाकर दिव्य के पैर के पास फेंक दिया, जिससे दिव्य अपनी जगह पर रुक गया। इसका फायदा उठाकर गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। तमन्ना खुश हो गई। तमन्ना दांत पीसते हुए बोली, कितना बिगड़ैल बच्चा है। जरूर इसके मम्मी पापा भी इसकी तरह ही बिगड़ैल होंगे। तुम जरूर इस घर में चोरी करने आए होगे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है। जरूर वह भी चोर होंगे। इतना कहते ही उसने दिव्य के एक हाथ को कसकर पकड़ लिया, मगर तभी एक भारी आवाज पूरे हाल में गूंज गई, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। ओह, मुझे नहीं पता था,
मैं एक चोर हूँ। तमन्ना और नैना पीछे मुड़कर देखती है तो द्रांश लिफ्ट के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी और उसका चेहरा बेहद डरावना था। द्रांश अपने लंबे लंबे कदमों से लिविंग एरिया में आ जाता है। तमन्ना घबराकर बोली, द्रांश। वहीं दिव्य खुश होकर खुद को गार्ड्स की पकड़ से छुड़ाते हुए द्रांश के पैरों से लिपट कर बोला, डैडी। उसके मुंह से द्रांश के लिए डैडी सुनकर तमन्ना के साथ साथ गार्ड्स भी चौंक गए। वहीं नैना खुश होकर बोली, अब जरूर द्रांश उस बच्चे को सबक सिखाएगा जो उसे बेवजह ही डैडी कह रहा है। मगर वो काफी ज्यादा चौंक गई जब द्रांश ने कुछ नहीं किया बल्कि उसने दिव्य को गोद में उठा लिया और अपनी ठंडी नजरों से तमन्ना को घूरते हुए बिना भाव से बोला, मुझे नहीं पता था कि मैं एक चोर और गरीब हूं। तमन्ना डर से एक कदम पीछे लेते हुए बोली, द्रांश, मैं इस बच्चे के माता पिता की बात कर रही थी। इतना कहते ही उसने अपने माथे से निकल रहे पसीने को पोंछ लिया। वहीं द्रांश गहरी और गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि यह मेरा बेटा है? तमन्ना लड़खड़ा गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोलती है, लेकिन द्रांश के घूरने से वो डर गई। फिर द्रांश ने नैना की तरफ नजर डाली। द्रांश नैना की तरफ अपने कदम बढ़ाने ही वाला था कि तमन्ना जल्दी से बोली, द्रांश, नैना ऋषि की बहन है और सालों से हमारे परिवार का हिस्सा रही है। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते और मुझे ये भी पता है कि तुम किसी को छू नहीं सकते हो, तो तुम्हारा एक बच्चा कैसे हो सकता है? तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तमन्ना हमेशा से नैना की शादी द्रांश के साथ करना चाहती थी, इसलिए वो मान ही नहीं सकती थी कि द्रांश का कोई बेटा है। दिव्या ने आंखें छोटी करके कहा, लेकिन दिव्या ने तो डैडी को छुआ और डैडी ने तो मम्मा को भी किसी भी किया, लेकिन डैडी को तो कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ कहता इससे पहले ही लिफ्ट एक बार फिर से खुली। तमन्ना ने देखा कि एक दुबली पतली सी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, लिफ्ट से बाहर आए। लव ने एक रेड कलर की स्कर्ट और ब्लैक कलर का स्लीवलेस टॉप पहना था। उसके बाल एक पौनी में बंधे हुए थे। वो बिल्कुल टीनेज गर्ल लग रही थी। लव जैसे ही द्रांश के बगल में आए, द्रांश ने उसकी कमर में हाथ रखते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, किसने कहा कि मैं किसी को टच नहीं कर सकता? और एक बात हर कोई अपने दिमाग में बैठा ले तो बेहतर होगा कि द्रांश रंधावा कभी झूठ नहीं बोलता। द्रांश रंधावा के एक एक शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। लव मन ही मन मुस्कुराए। फिर वो तमन्ना को गौर से देखने लगी कि कहीं तमन्ना वही मिस्टीरियस इंसान तो नहीं जिसने उसे मारा था। द्रांश उन गार्ड्स को घूरा जिन्होंने दिव्य को पकड़ रखा था। द्रांश के पर्सनल गार्ड्स वहां आ पहुंचे। उनके साथ कपिल भी था। कपिल घबराते हुए बोला, बिग बॉस। द्रांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ऑर्डर दिया, याद रहे, इस लड़की ने मेरी बेबी गर्ल और बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये जेल में रहे, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। और जिन जिन लोगों ने इन्हें छूने की कोशिश की है, वे सही सलामत नहीं रहना चाहिए। द्रांश का इशारा नैना, तमन्ना और गार्ड्स की तरफ भी था। तमन्ना डर गई। वो पूछना चाहती थी कि लव और दिव्य कौन है, लेकिन इस वक्त कुछ बोल नहीं पा रही थी। द्रांश ने गुस्से से सभी को देखा और वहां से जाने लगा। तमन्ना को तुरंत द्रांश के गार्ड्स ने पकड़ लिया और नैना को भी। जिन गार्ड्स ने दिव्य को छुआ था, उन्हें तुरंत शूट कर दिया गया। नैना चिल्लाती रही, मगर उसे बेरहमी से ले जाया गया। तमन्ना को भी द्रांश ने नहीं छोड़ा। कपिल ने पूरी तैयारी कर ली थी कि कोई भी उन दोनों लड़कियों का इलाज न करे। इसके बाद वो द्रांश के पीछे चला गया। वहीं मिस्टर माहेश्वरी अभी भी लव के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लव कहीं नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो परेशान हो गए थे। वो तुरंत अपनी मीटिंग छोड़कर केबिन में आए। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आया। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मिस्टर माहेश्वरी गहरी आवाज में बोले, क्या तुमने पता किया लव कहाँ है? उनका असिस्टेंट एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर जल्दी से बोला, सर, मिस लव मिस्टर द्रांश रंधावा के साथ है। ये सुनकर मिस्टर माहेश्वरी गुस्से में बोले, क्या? मैंने पहले ही इस शादी के लिए मना कर दिया था। वो लड़का क्यों लव के पीछे पड़ा है? कुछ भी हो जाए, पर मैं कभी भी उसकी शादी लव के साथ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वो केबिन से बाहर जाने लगे। तभी असिस्टेंट उन्हें रोकते हुए घबराकर बोला, इस वक्त मिस्टर रंधावा मैडम को लेकर कॉलेज गए हैं। शायद मिस लव का एडमिशन कराना चाहते हैं। ये सुनते ही मिस्टर माहेश्वरी रुक गए। वो थोड़े से हैरान थे। दूसरी तरफ किंग माहेश्वरी विला पहुंच चुका था। गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो उसने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर दिया। अंदर पहुंचते ही उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाए।
राहु इस वक्त पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। किन को देखते ही वो घबरा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। केतु जो पेड़ पर बैठकर फोन चला रहा था, हंसते हुए बोला, तुम कितने बेवकूफ हो। मैं पेड़ पर बैठा हूं, तब भी नहीं गिरा, और तुम पेड़ से टेक लगाकर खड़े हो, तब भी गिर गए। ऐसा लग रहा है कोई भूकंप आ गया हो या तुमने कोई भूत देख लिया। राहु अपनी आंखें फाड़े किंग को देख रहा था। उसने अपने पसीने को पोंछकर कहा, जो मैंने देखा है, अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारा सुख चैन सब छिन जाएगा। बेवकूफ आदमी, किंग यहाँ पर है। जरूर वो बॉस को ढूंढने आया है। पता नहीं ये बॉस के पीछे हाथ पैर धोकर क्यों पड़ा है। केतु जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा। किंग को देखते ही वह भी परेशान हो गया। उसने अपने सिर पर मारकर बोला, हाथ पैर नहीं, ये पूरा नहा धोकर बॉस के पीछे पड़ा है। अब तो उनकी शादी हो गई। मैं भी देखना चाहता हूँ मिस्टर रंधावा और किंग में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इतना कहता ही वह खुश हो गया। राहु उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले ही केतु भाग गया। किंग विला के अंदर जा रहा था और केतु जल्दी से उसके सामने आ गया। केतु को देखते ही किंग की आंखें गहरी हो गईं। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और सोना कहाँ है। केतु डेविल स्माइल करते हुए बोला, हम तो वहीं रहेंगे जहां पर हमारा बॉस होगा। वैसे मैं बताना भूल गया, अब आपको बॉस का पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए ऑलरेडी मिस्टर रंधावा है, जिससे वो शादी कर रही है, और इस वक्त भी वो मिस्टर रंधावा के साथ है। फिर से द्रांश का नाम सुनकर किंग ने मुट्ठी कस के दांत पीसते हुए कहा, कभी नहीं। किंग को जो चाहिए होता है वो उसे पाकर ही रहता है। केतु कुछ कहता, उससे पहले किंग वहां से चला गया। केतु के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वही द्रांश लव को लेकर कॉलेज जाने वाला था, पर लव ने मना कर दिया, क्योंकि वो मिस्टर महेश्वरी के साथ जाना चाहती थी। द्रांश उसके करीब बढ़ते हुए उसकी कमर को पकड़ लेता है। लव उसकी इस हरकत से चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो, लव ने हकलाते हुए कहा, जब उसने देखा द्रांश उसके करीब आ रहा। दिव्य पैसेंजर सीट पर कपिल की गोद में बैठा कार्टून देख रहा था। द्रांश ने पार्टीशन ऑन कर दिया। लव उसे घूरने लगी, पर वो बेचैन भी हो रही थी। उसकी दिल तेजी से भाग रहा था। वो कुछ ज्यादा ही नर्वस होने लगी। द्रांश उसकी कमर पर हाथ रख देता है। लव का दिल जैसे भागने लगा। उसे हमेशा से ही द्रांश का टच बुरा नहीं लगता था। द्रांश उसे नर्वस देखकर मुस्कुराया और सर्द आवाज में इसके कान में बोला, अंडरस्को, कॉलेज नहीं जाना तो मेरे प्राइवेट विला चलो, हम सुहागरात सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो उसके कान में फूंक मार देता है। आह! लव उसके फूंक मारने से सिहर गई। द्रांश उसके कंधे को और उसकी कमर को सहलाता है। लव कुछ समझती उससे पहले ही द्रांश उसे लिटाकर उसे देखने लगा और अपने सख्त होठों को उसके गालों पर रख किस कर लिया। द्रांश, ऐसा मत करो। पर द्रांश नहीं रुका। वो उसके गालों पर किस करके सर्द आवाज में कहा, क्या ये मेरा हक नहीं है? क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी बॉडी मेरी है। मैं जहां चाहे किस कर सकता हूँ, ये तो फिर भी गाल है। लव को उसके किस करने से गुदगुदी हो रही थी। वो अपने धड़कते दिल को शांत करके बोली, द्रांश। द्रांश गुस्से से दांत पीसते हुए लव के हाथ को पकड़कर बोला, अंडरस्को, बेबी गर्ल, इफ यू स्टॉप अगेन आई विल मेक श्योर यू गेट प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट 1 मंथ। लव का माइंड ब्लैंक हो गया। उसे द्रांश आज भूखे भेड़िए जैसा लग रहा था, जो शायद उसका शिकार करना चाहता था। वो केवल दिव्य के कारण चुप थी। अगर वो चिल्लाती तो दिव्य उसके पास आने की जिद करता, तो वो क्या करेगी? द्रांश उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसकी हथेली पर बाइट कर लेता है। आह! द्रांश, कार में ऐसा मत करो। कुछ देर में द्रांश की कार के आगे कई सारी कार आ गई। ड्राइवर एकदम से ब्रेक मार देता है, जिस कारण द्रांश गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है। द्रांश लव से दूर होकर सीट पर किसी शैतान राजा की तरह बैठ जाता है। उसकी आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा झलक रहा था। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी सीट पर मारता है। आगे ड्राइवर और कपिल डर से अपना पसीना पोंछ रहे थे। लव द्रांश से थोड़ा दूर बैठ गई थी और उसे गुस्से में घूर रही थी। कपिल सामने देखता है तो कई सारी कारें सामने मौजूद थीं। उसने आईब्रो चढ़ा ली और द्रांश से कहा, अंडरस्को, बिग बॉस, सामने कई सारी कारें मौजूद हैं। मैं इस सिचुएशन को हैंडल करता हूं। इतना कहते ही उसने लव को पैसेंजर सीट पर अच्छे से बैठाया और कार से बाहर निकल गया। सामने वाली कार से कई सारे गार्ड्स बाहर निकले। बीच वाली कार से मिस्टर माहेश्वरी अपने कोट को सही करते हुए बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कपिल उन्हें देखते ही एक पल के लिए रुक गया।
मिस्टर माहेश्वरी कठोर भाव से गुस्से में बोले, अंडरस्को लव कहाँ है? ये सुनकर कपिल थोड़ा सा हिचकिचाता है, पर फिर उसने रिस्पेक्ट से जवाब दिया, अंडरस्को सर, मिस लव बिग बॉस के साथ है और उनके साथ दिव्या भी है। कपिल ने जानबूझकर दिव्या का नाम लिया था ताकि मिस्टर माहेश्वरी कुछ गलत न समझे। मिस्टर माहेश्वरी अपना सर हिला देते हैं। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, अंडरस्को मैं लव को लेने आया हूँ। मिस्टर रंधावा ने इतने वक्त तक मेरी बेटी का ध्यान रखा, उसके लिए उन्हें थैंक यू कहना। पर अब मैं और उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए दिव्या और लव को कहो कि मैं उन्हें लेने आया हूँ। कपिल जल्दी से कार के पास गया। उसने बैक सीट का डोर ओपन करके द्रांश को देखा, जो इस वक्त बहुत गुस्से में था। कपिल अपने गले को साफ करते हुए बोला, अंडरस्को बिग बॉस, मिस्टर माहेश्वरी मिस लव और दिव्या को लेने आए हैं। ये सुनकर द्रांश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं लव एक राहत की सांस लेते हुए मन में बोली, अंडरस्को थैंक गॉड डैडी, वरना ये राक्षस मुझे आज जरूर खा जाता। इतना कहकर वो तिरछी नजरों से द्रांश को देखती है, जो उसे शिकारी नजरों से देख रहा था। द्रांश अपनी गहरी और एग्रेसिव आंखों से उसे देखते हुए अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाता है। फिर उसके होठों को बेरहमी से किस करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, अंडरस्को बेबी गर्ल, लगता है मुझसे दूर जाने की तुम्हें बहुत जल्दी है, पर एक बार जो द्रांश रंधावा की जिंदगी में शामिल हो जाता है, वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता है। तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है। इस बीच तुम्हें किसी भी गैर मर्द के पास जाने की इजाजत नहीं है और न ही उसे छूने की इजाजत है, वरना मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकती हो। ये कहते हुए उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था। लव भी यह महसूस कर पा रही थी। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, पर उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसने दिव्या को गोद में लिया और भागते हुए मिस्टर माहेश्वरी के पास चली गई। मिस्टर माहेश्वरी जल्दी से लव के कंधे पर हाथ रखकर उसे चेक करते हुए परेशान होकर बोले, अंडरस्को क्या तुम ठीक हो? कहीं उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? लव के दिल को ये बात छू गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को नहीं डैडी, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर माहेश्वरी उसे कार में बैठाते हैं। फिर ड्राइवर को चलाने का इशारा करते हुए बोले, अंडरस्को आराम से चलाना। मुझे तुम्हारी चिंता थी लव, उस आदमी से दूर रहो। वह दिखने में सिर्फ सीधा है, मगर वह बहुत ही खतरनाक है और मिस्टीरियस भी। मैं नहीं चाहता कि कभी भी वह तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उनकी फिक्र भरी बातें सुनकर लव को बहुत अच्छा लग रहा था। वह दिव्या को अपने गोद में कस के पकड़ते हुए अपना सर मिस्टर माहेश्वरी की कंधे पर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को आप चिंता मत करिए। आप मुझे जितना कमजोर समझते हैं, मैं उतनी हूं नहीं। उसकी बात सुनकर मिस्टर माहेश्वरी हंसते हुए बोले, अंडरस्को तुम कितनी दुबली पतली हो। मैं अंदाजे से बता सकता हूं, तुम 40 किलो से ज्यादा नहीं होगी। मुझे डर है कोई भी तुम्हें उठा ले जा सकता है, इसलिए अगली बार से सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलना। उनकी बात सुनकर लव का मुंह बन गया था। उसने एक आह भरते हुए मन में कहा, अंडरस्को अगर डैडी को पता चल जाए कि मैंने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर को हराया था, तो वह तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। इतना कहकर वह अपना मुंह बंद कर देती है। वहीं दिव्या हंस रहा था। लव उसे आंखें दिखाती है। द्रांश की कार अभी भी वहीं खड़ी थी। द्रांश अपनी आंखें बंद करके अपने सर को मसल रहा था। कार का टेम्परेचर अचानक ही बढ़ने लगा था। कपिल पैसेंजर सीट पर बैठते ही ड्राइवर को कार चलाने का इशारा करता है। कपिल ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। द्रांश अपनी आंखें बंद करके लगातार अपनी एक उंगली से अपनी थाई पर टेप कर रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मिस्टर माहेश्वरी लव को लेकर माहेश्वरी विला पहुंचे। इस बीच रिया उन्हें बाहर ही मिल गई थी, पर मिस्टर माहेश्वरी ने उसे इग्नोर कर दिया। रिया गुस्से से भर गई। वो दांत पीसते हुए लव को देखकर मन में बोली, अंडरस्को तुम्हें मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, देख लेना तुम। वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। राहु और केतु पेड़ पर बैठे हुए थे। दोनों परेशान थे और लव से बात करना चाहते थे, पर मिस्टर माहेश्वरी को देखते ही कोई पेड़ से नीचे नहीं उतरा। रात के 2 बजे बज रहे थे। अचानक लव के पास किसी का कॉल आया। लव गहरी नींद में नहीं सोई थी, इसलिए वो तुरंत उठ गई। उसने देखा दिव्या सो रहा था। वो जल्दी से कॉल लेकर बालकनी में आ गई। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। लव अपनी आंखें मसलते हुए रेलिंग से सैट कर खड़ी हो गई। ठंडी हवा चलने के कारण उसके बाल उड़ रहे थे।
वो बहुत प्यारी लग रही थी। लव आलस से बोली, अंडस्को, कौन है जो मुझे सोने में नहीं दे रहा? क्या तुमने टाइम नहीं देखा? अब रात के 2 बजे बज रहे हैं, क्या तुम कोई उल्लू हो? अचानक फोन कट गया। ये देखकर लव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो दांत पीसकर बोली, अंडस्को, मेरी नींद खराब करके यह इंसान मेरे ही मुंह पर फोन काट रहा है। डिस्गस्टिंग। वो रूम में जैसे ही जाने को हुई, उसका फोन दोबारा बजा। इस बार दूसरा नंबर था, पर उसने देखा नहीं और गुस्से से कॉल रिसीव करके बोली, अंडस्को, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम्हारे मुंह में जुबान भी है? अगर है तो उसे खोलो और बात करो। अगर अगली बार मुझे परेशान किया तो सागर के बीचों बीच छोड़ाऊंगी, समझे? कहकर वो जैसे ही कॉल काटने वाली थी, तभी दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अंडस्को, सोना, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? इस आवाज को सुनते ही लव के कान खड़े हो गए। उसने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, अंडस्को, किंग, क्या ये कोई समय है कॉल करने का? किंग कठोर आवाज में बोला, अंडस्को, सोना, उस द्रांश रंधावा के ज्यादा करीब मत जाओ। वह सही इंसान नहीं है। जरूर तुम्हारे करीब आने का उसका कोई मकसद होगा। उससे दूर रहो। ये सुनकर लव आंखें चढ़ाते हुए बोली, अंडस्को, पहली बात, हम इतने करीब नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूं। और दूसरी बात, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किसके करीब जाना है और किसके नहीं। इसलिए ये जानने के लिए मुझे तुम्हारे राय की जरूरत नहीं है। अब मैं कॉल काट रही हूँ। लव को पता था कि किंग उसे पसंद करता है, पर वह नहीं चाहती थी कि उसे उम्मीद मिले, इसलिए उसने जल्दी से कॉल काट दिया। वहीं दूसरी तरफ किंग अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। कॉल कट होते ही वो दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, द्रांश रंधावा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा, ताकि लव मेरी हो सके। अगले दिन मिस्टर माहेश्वरी दिव्य को अपने साथ लेकर गए। उन्होंने लव का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया और दिव्य का एडमिशन किंडरगार्टन में। दिव्य बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि वह तो रो रहा था, क्योंकि उसे लव के साथ कॉलेज जाना था। मिस्टर माहेश्वरी उसे घर छोड़ना चाहते थे, मगर लव दिव्य को लेकर रोड के किनारे उतर गई और मुस्कुराकर बोली, अंडस्को, डैडी, आप ऑफिस जाइए। आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं दिव्य को समझा दूंगी और फिर हम घर चले जाएंगे। मिस्टर माहेश्वरी मान गए और तुरंत वहां से चले गए। गेट पर उन्होंने कई सीक्रेट गार्ड्स को रुकने के लिए कह दिया था। लव दिव्य को समझाते हुए बोली, अंडस्को, अब तुम्हें किंडरगार्टन में जाना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम बड़े होकर एक पावरफुल इंसान बनो? दिव्य अपने आंसू पोंछते हुए मुंह बनाकर बोला, अंडस्को, क्या किंडरगार्टन जाने से सब पावरफुल इंसान बन जाते हैं? उसके सवाल को सुनकर लव स्पीचलेस रह गई। वह आगे इस बच्चे से बहस नहीं करना चाहती थी। वो मन ही मन कोई तरीका सोचने लगी, जिससे दिव्य किंडरगार्टन चुपचाप चला जाए। लव जैसे ही रोड क्रॉस करने वाली थी, अचानक दिव्य जोर से चिल्लाया, अंडस्को, मम्मा, दिव्य का शूज। लव हैरानी से उसे देखती है, फिर वो जमीन पर देखने लगी। वो जैसे ही दिव्य के शूज को उठाने के लिए नीचे झुकी, अचानक उसे अपने सामने एक जोड़ी स्टाइलिश सैंडल नजर आई। उसे देखते ही लव की आंखें छोटी हो गईं। उस इंसान ने अपनी सैंडल के हिल से दिव्य के शूज को बेरहमी से कुचल दिया। ये देखकर लव अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा, तो नैना मुस्कुरा रही थी। हालांकि नैना की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसने आज ढेर सारा मेकअप लगाया था और परफ्यूम भी, जो इतनी तेज थी कि लव का सिर दर्द करने लगा। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं तुमने कौन सी चाल चलकर द्रांश को अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन द्रांश मेरा होने वाला पति है। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अगर तुम अभी और इसी वक्त मेरे पैर पकड़कर जमीन पर अपनी नाक रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतना कहते ही वो बहुत ही आराम से लव के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। एक छोटा सा मिकी माउस शेप का बैग उसने अपने पीठ पर कैरी किया था, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। जब नैना पीछे गई, तो उसने चुपके से लव के बैग में कुछ डाल दिया। फिर वो लव के सामने आते ही बहुत ही प्यार से बोली, अंडस्को, तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे मिलकर ये सब बातें करूंगी? नहीं, मैं इतनी बुरी नहीं हूं, पर मैं बचपन से द्रांश को बहुत पसंद करती हूं। मैं बस चाहती हूं कि तुम उससे दूर रहो। इतना कहकर वह उदास होकर अपने सिर को झुका लेती है। लव एकदम से हैरान थी। उसने मन में कहा, अंडस्को, कितनी तेज है ये, गिरगिट से भी ज्यादा। इसे लगता है कि ये मुझे बेवकूफ बना सकती है। वो आराम से नैना को घूरते हुए बोली, अंडस्को, अगर मैं कहूं कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो
और अगर मैं ये कहूं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर नैना अपने दांत पीस लेती है, फिर अचानक ही लव का एक हाथ पकड़कर कमजोर सी आवाज में बोली, अंडरस्को, मैं अपने दिल की गहराइयों से द्रांश से बहुत प्यार करती हूँ। पर इतने सालों तक वो नई नई लड़कियों के साथ खेलता रहा। मुझे पता है तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, पर यह सच है। द्रांश तुम्हारे अलावा और भी कई लड़कियों को छू सकता है। वो अक्सर उनके साथ रात बिताता है। उसकी इमेज खराब ना हो, इसलिए वो उन्हें यूज करने के बाद मार देता है। हमारी फैमिली ने हमारी शादी तय कर दी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे उससे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर पा रही। मुझे डर है कि कहीं वह मुझे भी न मार दे। एक लड़की होने के नाते मुझे तुम्हारी भी फिक्र है कि कहीं वह तुम्हें केवल बिस्तर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास एक बेटा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? ये सब सुनकर लव पूरी तरह से हैरान थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकों को झपकते हुए नैना की बेशर्म बातें सुन रही थी, पर जब उसने सुना कि द्रांश किसी और के साथ सोता है तो पता नहीं क्यों उसके दिल में गुस्सा भर आया। वो अपने दांत पीस लेती है। उसे एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ और उसका दिल धड़कने लगा। फिर उसने दिव्य को देखा और उसे नीचे उतारते हुए ऑर्डर दिया, अंडरस्को, उस बगल वाले पेड़ के पास जाकर अपने कान बंद करके खड़े हो जाओ और कुछ भी सुनने की कोशिश मत करना। फिर उसके बाद वह नैना को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, क्या तुम एक बच्चे के सामने इस तरह की बातें करना बंद कर सकती हो? नैना जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। ठीक उसी वक्त एक कार वहां आकर रुकी। उसमें से दो लोग बाहर निकले। जैसे ही नैना को एहसास हुआ कि वह इंसान उनकी तरफ आ रहा है, वो अचानक चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, प्लीज मुझे धक्का मत दो, ऐसा मत करो। इतना कहते ही वो जमीन पर मुंह के बल गिर गई। फिर अपनी आंखों में आए आंसू पोंछकर बोली, अंडरस्को, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं बस तुमसे अपनी चीज मांग रही हूँ। देखो, चोरी करना गलत बात होती है। अगर वो चीज तुम्हें पसंद थी तो तुम मुझसे मांग सकती थी। प्लीज मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस कर दो, वो मेरी मॉम की निशानी है। इतना कहकर वो और भी जोर से रोने लगती है। वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। आस पास मौजूद लोग जैसे ही यह सीन देखते हैं, वो लव को गुस्से में देखने लगे। जो लोग कार से उतरे थे वो जल्दी से नैना को उठाते हैं और गुस्से में लव को देखकर बोले, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का देने की? क्या तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? तुमने हमारी बहन का ब्रेसलेट चुराया है, चुपचाप उसे वापस करो। लव कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस नैना के ड्रामे को देख रही थी। उसने देखा, नैना को जिसने उठाया था उसमें से एक लड़का बहुत हैंडसम था और दूसरी एक लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। लव आंखें चढ़ाकर बोली, अंडरस्को, लगता है आज कल डॉग्स कुछ ज्यादा ही भौंकने लगे हैं। इतना कहते ही वो इग्नोर करके दिव्य की तरफ जाने लगी। नैना को बहुत गुस्सा आया। उसका भाई नीरज दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, तुम डॉग्स किसे कह रही हो? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी नैना रोते हुए बोली, अंडरस्को भाई, रहने दीजिए। मुझे बस मॉम का ब्रेसलेट चाहिए जो उसने लिया है। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस के जिक्र से लव रुक गई। वहीं नीरज गुस्से से बोला, अंडरस्को, मैं जरूर पुलिस को बुलाऊंगा। ऐसे चोरों की जगह जेल में होनी चाहिए। इतना कहकर वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। लव बेफिक्र थी, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ना हो। उसने अचानक नैना को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाओ तो मुझे यकीन है अगले साल तुम ही ऑस्कर लेकर आओगी। अरे नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे बजाय एक जानवर भी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। तुम बहुत ही बदसूरत लग रही हो। देखो, तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। अब रोना बंद करो, वरना मेरा बेटा डर जाएगा। इतना कहकर वो अपनी हंसी को रोकने लगी। वहीं दिव्य मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, ये गंदी आंटी कितना रोती है। डैडी के घर पर भी यह बहुत रो रही थी। नैना दांत पीस लेती है मगर फिर रोते हुए बोली, अंडरस्को भाई, इसके बैग में मेरा ब्रेसलेट है, प्लीज मुझे ला कर दीजिए। नीरज गुस्से से लव का बैग लेता है और उसकी तलाशी लेने लगा। अगले ही पल उसके हाथ में ब्रेसलेट आ गया। नीरज गुस्से से लव को देखने लगा। आस पास के लोग भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सभी लव को अजीब नजरों से देखते हुए उसे चोर बुला रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर आ गई, जिसे देखकर नैना खुश हो गई। वहीं लव के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। लव घूरते हुए नीरज को देख रही थी, जिसने उसका बैग छीन लिया था। नैना बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही दिव्या ने ये देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कमर पर हाथ रखा और उसकी मुठियां कस गईं।
जिससे उसके नाखून उसकी नाजुक हथेलियों में चुभने लगे। ये देखकर लव झुकी और मुस्कुराते हुए उसकी हथेली को खोलने की कोशिश की, लेकिन दिव्य का चेहरा अब भी गुस्से से भरा हुआ था। उसकी नाक भी लाल हो गई थी। उसने पैर पटकते हुए कहा, दिव्य डैडी से शिकायत करेगा, ये गंदी आंटी आपको परेशान कर रही है। नीरज लव के बैग से एक ब्रेसलेट निकालता है, जिसे देखते ही नैना की आंखों में चमक आ गई। उसने ब्रेसलेट उठाते हुए नकली आंसू बहाते हुए कहा, भाई, यह मेरा ही ब्रेसलेट है, देखिए, यह वही है जो माँ ने मुझे दिया था और मैं कभी कभी पहनती हूँ। तमाशा देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। नीरज ने घृणा से लव को देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? तुमने मेरी बहन का ब्रेसलेट चुराया और अब झूठ बोल रही हो? लव के चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। नीरज ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, अभी के अभी घुटनों के बल बैठो और मेरी बहन से माफी मांगो। फिर उसने पुलिस इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिया, इंस्पेक्टर, पहले यह मेरी बहन से माफी मांगेगी, उसके बाद आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसने मेरी बहन का कीमती ब्रेसलेट चुराने की कोशिश की है। फिर वो लव की ओर मुड़कर बोला, घुटने टेको और माफी मांगो। लव खड़ी हो गई और उसने अपने एक हाथ को जब में डाला। वो उन सबको ऐसे देखने लगी जैसे किसी पागल को देख रही हो। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा लगता है कि तुम सब अपने दिमाग और आंखों का इस्तेमाल करना नहीं जानते। अगर ऐसा है तो इन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दो, पर इस तरह अपने पास रखकर इन्हें बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारी किस आंख ने मुझे चोरी करते हुए देखा? मैं तो तुम्हारी बहन को जानती भी नहीं। लव की इस बात से नीरज और भी गुस्से में आ गया। नैना दांत पीसते हुए बोली, तुम खटिया लड़की, पता नहीं कैसे तुम द्रांश के बिस्तर तक पहुंच गई और इतनी कम उम्र में एक बच्चा लेकर घूम रही हो। क्या पता कितनों के साथ रहती हो और अब द्रांश को फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब द्रांश को तुम्हारी असलियत पता चलेगी, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लव उसकी बातें जैसे ही सुनती है, उसकी मुस्कुराहट बड़ी हो गई। फिर वो पेड़ से टेक लगाकर बैठते हुए बोली, ठीक है, आगे बढ़ो और द्रांश को कॉल करो। आखिर मैं भी तो जानूं, मैंने उसे कैसे बहकाया है। अगर बहकाया भी है, फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूं, क्योंकि तुम इतने साल उसके साथ रहने के बावजूद भी यह नहीं कर पाए। फायर लव की कॉन्फिडेंट भरी मुस्कान और उसकी बेफिक्री ने माहौल को और भी गर्म कर दिया। नीरज और नैना के चेहरे पर गुस्से का उबाल था, जबकि लव अपने आप में पूरी तरह शांत और सैटिस्फाइड दिख रही थी, मानो ये सब सिर्फ एक खेल हो। भीड़ में से एक व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, कितनी बेशर्मी से ये लड़की मान रही है कि उसने आदमियों को बहकाया है। ऐसी लड़कियां ही समाज को गंदा करती हैं। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैडम, अगर आपको मर्दों को बहकाने का इतना शौक है तो हमारे पास आइए, हम अच्छा रेट देंगे। लव की नजरों में ठंडक आ गई। उसने उस आदमी को गौर से देखा। आदमी एक पल के लिए डर गया और फिर चुप हो गया। तभी नैना की नजर लव के बैग के अंदर पड़ी। उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने बैग में हाथ डालकर वो चीज निकाली और हैरान रह गई। शक भरी आवाज में उसने पूछा, यह मंगलसूत्र तुम्हारे पास कहां से आया? नैना का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसके बगल में खड़ी लड़की नीरज की गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम निया था। निया ने मंगलसूत्र को देखकर सिर हिलाया और कहा, नैना, इस मंगलसूत्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट मिल गया है, आप उसे उसका बैग दे दो। नीरज ने नैना के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया और क्यूरियस होकर पूछा, नैना, क्या तुम इस मंगलसूत्र को जानती हो? नैना होश में आए और हकलाते हुए बोली, भाई, यह मंगलसूत्र रंधावा खानदान की होने वाली बहू के लिए है। मैंने एक बार आंटी के पास भी देखा था, जब वह द्रांश को देते हुए कह रही थी कि वह अपनी बीवी को यही मंगलसूत्र पहनाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इसे चुरा लेगी। द्रांश ने इसकी एक बार मदद की थी जब इसको चोट लगी थी, लेकिन ये लड़की तो चोर निकली, उसके घर से ही सामान चुरा लिया। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और लव पर इल्जाम लग रहे थे। वहीं लव आराम से दिव्य को अपनी गोद में बैठाकर उसके बालों को सहला रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा, ये द्रांश का मैसेज था। मैसेज में लिखा था, बेबी गर्ल, मुझे तुम्हें देखना है। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। इसे काटने की हिम्मत मत करना। ये देखकर लव की आंखें छोटी हो गईं। उसने मन ही मन कहा, क्या नैना और द्रांश सच में इतने करीब हैं? अगर ऐसा है तो मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अनजाने में ही उसे जलन हो रही थी। गुस्से में उसने टाइप किया, नैना के पास जाओ और उसे वीडियो कॉल करो।
इतना कहकर उसने द्रांश को ब्लॉक कर दिया और गुस्से में मुंह फुला लिया। नैना गुस्से में लव के पास आए। वो लव को मारना चाहती थी, लेकिन लव बहुत तेज थी। उसने नैना के पैर पर हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर गई। फिर लव ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, तुम सभी बिल्कुल चिड़ियाघर के जानवरों की तरह शोर मचाते हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। इसलिए चलो पुलिस स्टेशन घूम कर आते हैं। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया, लेकिन नैना को मंगलसूत्र नहीं दिया। नीरज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। सबको पता था कि उसका संबंध द्रांश रंधावा के साथ है, इसलिए पुलिस ने डरते हुए लव को गिरफ्तार कर लिया। पर पुलिस ने लव को कुछ नहीं किया, क्योंकि पिछली बार उन्होंने भी लव को द्रांश के साथ देखा था। दूसरी ओर द्रांश अपने मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, लगातार बिना भाव के अपने फोन को देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। मीटिंग में मौजूद लोग हैरान थे। कपिल ने अपने मन में सोचा, भगवान, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आ रहा? अब कहीं बिग बॉस सारा गुस्सा मुझ पर न उतार दे। कपिल ने माथे से पसीना पोंछते हुए घबराकर पूछा, बिग बॉस, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? द्रांश बार बार लव को कॉल कर रहा था। फिर दांत पीसते हुए द्रांश ने कहा, क्या वो किसी और से बात करने की हिम्मत कर सकती है? क्या वो किसी लड़के से बात कर रही है? कपिल घबराते हुए द्रांश का फोन लेता है। कुछ देर बाद उसके माथे पर और भी ज्यादा पसीना निकलने लगा। द्रांश उसे डरावनी नजरों से देखने लगा, तो कपिल 2 कदम पीछे हटते हुए हकलाते हुए बोला, बिग बॉस, मैडम ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ऐसा लगता है कि वह आपसे नाराज है, लेकिन उन्होंने नैना का नाम लिया। मैं अभी सब कुछ पता करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और तुरंत भाग गया। द्रांश गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मीटिंग ओवर है, और गुस्से में बाहर निकल गया। कुछ ही देर में कपिल ने पता कर लिया कि लव पुलिस स्टेशन में है। हैरानी से द्रांश के केबिन में जाकर उसने कहा, बिग बॉस, मैडम पुलिस स्टेशन में है। द्रांश तुरंत वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर डरावने एक्सप्रेशन थे। कुछ ही देर में वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल बहुत खराब था। नैना चिल्लाते हुए बोली, आप लोग इसे सजा क्यों नहीं दे रहे? इसे 3rd डिग्री टॉर्चर मिलना चाहिए। ये चोर है। इसने मिस्टर रंधावा का मंगलसूत्र और मेरा ब्रेसलेट चुराया है। ये लड़की अमीरों को फंसाती है। इसने रंधावा इंटरनेशनल कंपनी के CEO द्रांश रंधावा को भी बहकाया है। सभी नैना की बातें सुनकर अजीब नजरों से देखने लगे। लव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती तो तुम्हें सबक सिखा सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे पति के पीछे पड़ गई हो। बेहतर होगा कि तुम्हारे जैसे कचरे को वही संभाले। मैं क्यों इसका कचरा संभालूं? एक बार फिर से लव को जलन होने लगी। दिव्य की नजर जैसे ही द्रांश पर पड़ी, वो खुश हो गया। नैना चिल्लाते हुए फिर से बोली, यह मंगलसूत्र मेरा है, जिसे द्रांश ने मुझे पहनाया। ये डायमंड का बना है। इस लड़की को जेल के अंदर डालो। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक ठंडी आवाज ने सभी के कानों में गूंज गई, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे किसी अजनबी को दिया था। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पुलिस वालों के माथे से भी पसीना निकलने लगा। द्रांश के आते ही वहां का तापमान बढ़ गया। दिव्य खुशी से उसके पैरों से लिपट गया और नैना की शिकायत करते हुए बोली, डैडी, ये गंदी आंटी मम्मा को परेशान कर रही है और मम्मा को मारने की कोशिश कर रही है। द्रांश ने दिव्य को गोद में उठा लिया और जानलेवा नजरों से नैना को देखा। नैना का खून जम गया और वो पीछे हट गई। बाकी सबने देखा कि द्रांश आराम से दिव्य को छू पा रहा है। नीरज ने अपने एक्सप्रेशन को सही करके मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर रंधावा, लेकिन क्या आपको बीमारी नहीं थी? आखिरी शब्द बोलते वक्त वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। द्रांश ने सभी को नजरअंदाज कर दिया और अलग खड़ा हो गया। उसने लव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसे खींचकर अपनी बाहों में लिया। लव उसकी आंखों में घूरते हुए, वो मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। द्रांश ने धीमी मगर कठोर आवाज में पूछा, क्या इन सब ने तुम्हें परेशान किया, इसलिए तुमने मुझे ब्लॉक किया? लव ने मुंह बनाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज में जलन महसूस करके द्रांश का दिल खुश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने गुस्से में भारी आवाज में कहा, तुम सब मिलकर रंधावा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की लेडी बिग बॉस को नाराज कर चुके हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसकी भरपाई कर पाओगे? तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। तभी कपिल वकील के साथ दौड़ता हुआ आया। उसने वकील से एक लेटर लेते हुए गुस्से में कहा, नैना, आज से और अभी से सिर्फ आपके कारण रंधावा कॉरपोरेशन आपके परिवार की कंपनी के साथ अपनी सभी डील्स को खत्म करता है।
आपने जो मंगलसूत्र लिया है उसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। आपने इसे छूकर गंदा कर दिया है। बेहतर होगा कि कल शाम तक आप सारे पैसे की भरपाई कर दें और मीडिया के सामने माफी मांगें, वरना मुझे लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। नीरज और नैना दोनों डर गए। नीरज झिझकते हुए बोला, आप इतने क्रूएल क्यों बन रहे हैं? वो भी सिर्फ इस लड़की के लिए जो बिकाऊ है। इसका तो एक बच्चा भी है। और आप मेरी बहन से फ्यूचर में शादी करेंगे। जीजा जी, क्या आप सच में अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? लव ये सुनकर हैरान थी, लेकिन द्रांश का गुस्सा और बढ़ गया। वो दांत पीसते हुए भारी आवाज में बोला, मुझे जीजा जी मत कहो। मैं तुम में से किसी को नहीं जानता। बेहतर होगा कि मेरी बीवी यानी मिसेज लविष्का द्रांश रंधावा से माफी मांगो, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। नैना और नीरज बुरी तरह डर गए, पर वो लव की सच्चाई जानकर हैरान थे। नीरज ने सिचुएशन को समझते हुए अपने गुस्से को काबू में किया और दांत पीसते हुए लव से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन लव घमंड से बोली, मैं इस माफी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। नैना और नीरज के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। द्रांश ने कपिल को ऑर्डर दिया, इस मंगलसूत्र को डस्टबिन में फेंको, यह अब गंदा हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ऐसी गंदी चीज पहने और आहूजा परिवार को ब्लैकलिस्ट में डाल दो। नैना का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसके बाद द्रांश ने कपिल को सब कुछ संभालने को कहा और लव को लेकर वापस चला गया। वे लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। लव खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन वो द्रांश को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। द्रांश शांत होकर अपने फोन में कुछ देख रहा था। लव गुस्से में मन ही मन सोच रही थी, यह मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता? लव पूरे रास्ते नैना और द्रांश के बारे में सोचती रही, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरे रास्ते कोई बात नहीं कर रहा था। दिव्य कभी द्रांश को देखता, कभी लव को, और मन में सोचता, लगता है मम्मा और डैडी में फाइट हो गया है। अब दिव्य को कुछ करना पड़ेगा। हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि रंधावा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने आहूजा ग्रुप के साथ अपनी सभी डील्स कैंसिल कर दी है और भविष्य में कोई प्रोजेक्ट साथ नहीं करेंगे। इस खबर से आहूजा कॉरपोरेशन के शेयर गिरने लगे थे। नैना डर के मारे अपने रूम में बंद थी और उसने अब तक माफी भी नहीं मांगी थी। लव गुस्से में द्रांश को नजरअंदाज करके माहेश्वरी विला चली गई। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। 2 दिन बीत गए और वह अभी भी द्रांश से गुस्सा थी क्योंकि द्रांश ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी। अगले दिन लव को कॉलेज जाना था, लेकिन दिव्य उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लव अगर उसे छोड़कर जाती तो दिव्य जोर जोर से रोने लगता। मिस्टर महेश्वरी परेशान हो गए थे। लव ने आह भरते हुए कहा, आप चिंता मत करें, मैं इसे अपने दोस्त के पास छोड़ दूंगी, तब यह नहीं रोएगा। आज रिया भी कॉलेज गई थी, लेकिन लव पहले द्रांश के ऑफिस जाकर उसे दिव्य को सौंपना चाहती थी। लव जैसे ही दिव्य को लेकर ऑफिस पहुंची, उसने एक ऐसा सीन देखा जिससे उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। ऑफिस के बाहर ही द्रांश बिना किसी भाव के खड़ा था और उसके साथ नैना और उसके दादाजी भी मौजूद थे। नैना का सिर झुका हुआ था और उसने बिल्कुल लव जैसे कपड़े पहने थे। नैना के दादाजी द्रांश से बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नैना तुम्हारी होने वाली बीवी है, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? और वह मिस्ट्रेस कहाँ है जिसे तुम छुपा रहे हो? शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा, नैना का ध्यान रखो। इतना कहते हुए वो बिना द्रांश को बोलने का मौका दिए तुरंत चले गए। पर द्रांश को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गार्ड्स को घूरता है। इन बात से अनजान नैना शर्माते हुए द्रांश के करीब आने लगी। तभी द्रांश की नजर लव पर गई। लव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने द्रांश को देखा ही नहीं। ठीक उसी वक्त किंग वहां से गुजर रहा था और ये देखकर लव की आंखों में चमक आ गई। किंग भी लव को देखकर हैरान था। उन दोनों को साथ देखकर द्रांश के भाव गुस्से वाले हो गए। द्रांश लव को किंग के साथ देखकर अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है। उसकी आंखें डेंजरस होने लगती हैं। वहीं लव जलन में आकर मुस्कुराते हुए किंग को देख रही थी। किंग की आंखों में एक आक्रोश की लहर दिखाई दी, लेकिन जल्दी ही उसने उसे छिपा लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, अंडरस्को, सोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी दिव्य के साथ? लव आराम से जवाब देती है, अंडरस्को, कुछ नहीं, बस मैं यहीं से गुजर रही थी। वैसे भी रास्ते में मेरा कॉलेज आने वाला है। किंग पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर आराम से बोला, अंडरस्को, तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया? लव आईब्रो चिराते हुए पूछती है,
अंडस को क्यों नहीं लेना चाहिए था? किंग अपने कंधे ऊपर करके जवाब देता है, अंडस को ऐसी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। लव एक नजर द्रांश को देखती है, उसके बाद अपना सिर हिला देती है। दिव्य का मुंह बना हुआ था, क्योंकि वो किंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने जल्दी से लव के गले में हाथ डालकर रोते हुए कहा, अंडस को नहीं, दिव्य को डैडी के पास जाना है। अगर मम्मा को कॉलेज जाना है तो दिव्य को डैडी के पास छोड़ना होगा, वरना दिव्य मम्मा को कॉलेज नहीं जाने देगा। किन की आंखें छोटी हो गईं। वो दिव्य को लेने की कोशिश करता है, पर दिव्य लव को कसकर पकड़ के जोर से चीखता है, अंडस को आ। लव जल्दी से अपने कान रखते हुए परेशान होकर बोली, अंडस को शांत हो जाओ, मेरे कान में क्यों चिल्ला रहे हो? दिव्य जल्दी से शांत हो गया और मुंह बनाते हुए बोला, अंडस को नहीं, दिव्य को तो डैडी के पास ही जाना है। इतना कहकर वो एटीट्यूड से दूसरी तरफ देखने लगा। किन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, फिर भी वो बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडस को दिव्य, ऐसे ही किसी को अपना डैडी नहीं बनाया जाता। मम्मा को कॉलेज जाने दो, चलो मैं तुम्हारे साथ पार्क में खेलना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो शांत हो गया। वो बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतना ही तूफान उसके अंदर उमड़ रहा था। वही नैना द्रांश को शर्मा कर देखते हुए मन में बोली, अंडस को मुझे यकीन नहीं हो रहा, द्रांश की बीमारी सही हो गई है। वो लड़की और वो बच्चा द्रांश को छू रहे थे, पर द्रांश को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मैं भी छू सकती हूँ। ये सोचते ही उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और एकदम से द्रांश के ऊपर गिर गई। द्रांश और ठंडा हो गया। वो गुस्से से उसे खुद से दूर कर देता है। गॉड्स जल्दी से नैना के ऊपर गन तान देते हैं। नैना एकदम से डर जाती है। उसके छूने से द्रांश के अंदर बेचैनी होने लगी। उसकी आंखें लाल होने लगी और इस बार उसे अपनी गर्दन में खुजली हो रही थी। इसके साथ ही रेड कलर का रैशेज भी पड़ने लगे थे। लव जैसे ही द्रांश को बेचैन देखती है, उसकी आईब्रो ऊपर हो जाती है। उसकी पकड़ दिव्य पर जाती है। द्रांश जाने के बजाय लव को घूर रहा था। लव के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी कि द्रांश अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहा और अंदर क्यों नहीं जा रहा। सभी गार्ड्स ने जल्दी से घेरा बना लिया था। किसी ने भी द्रांश को छूने की हिम्मत नहीं की। द्रांश को धीरे धीरे चक्कर आने लगा। वो अपने सिर को पकड़ लेता है एक हाथ से। उसकी लाल आंखें अभी भी लव के ऊपर थीं। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उसका इंतजार कर रहा है। लव तुरंत समझ गई। पहले उसने अपने दांत पीसे, फिर ठंडी सांस छोड़ते हुए जल्दी से द्रांश के पास गई। किन, जो उसका हाथ पकड़ने वाला था, अचानक उसका हाथ हवा में रह गया। किन का चेहरा काला पड़ गया और वो गुस्से से द्रांश की तरफ देखने लगा। द्रांश के होठों पर इस वक्त जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी, जो एक पल में ही गायब हो गई। क्योंकि वह नैना को छूने से बच सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर नैना को खुद को छूने दिया, ताकि लव को बुला सके। लव को देखते ही गॉड्स उसके लिए रास्ता बनाते हैं। कपिल दिव्य को गोद ले लेता है। द्रांश की बॉडी ढीली पड़ने लगी थी, लेकिन लव जल्दी से उसे पकड़ लेती है। उसने अपने घबराहट को छुपाकर नॉर्मल आवाज में पूछा, अंडस को, क्या तुम ठीक हो? द्रांश अपनी बॉडी का पूरा भार उसकी नाजुक सी बॉडी पर डालते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कसकर लव की कमर को पकड़ लिया। ये सीन देखते ही किन का खून खोलने लगा। लव परेशान होकर कपिल से बोली, अंडस को, केबिन किधर है? कपिल उसे लेकर द्रांश के केबिन की तरफ जाने लगा। लव ने बहुत ही मुश्किल से द्रांश को संभाला हुआ था, क्योंकि वो द्रांश से काफी छोटी और पतली थी। उसके लिए द्रांश जैसे भारी इंसान को संभालना बहुत मुश्किल था। कुछ देर में ही वो केबिन में पहुंच गए। द्रांश तुरंत वॉशरूम में चला गया। उसे वॉमिटिंग होने लगी थी। उसे अपने गले में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने ग्लव्स निकालकर फेंक दिए और अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सिर और भी ज्यादा भारी हो रहा था। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला और खुद को शांत करके वॉशरूम से बाहर आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ा था। वह जैसे ही केबिन से अटैच रूम में पहुंचा, उसकी आंखें दोबारा भारी होने लगीं। वहीं लव और कपिल आस पास कुछ ढूंढ रहे थे। कपिल ने परेशान होकर कहा, अंडस को, शायद बिग बॉस की मेडिसिन खत्म हो चुकी है। मुझे अर्जेंटली डॉक्टर ऋषि से उन्हें मंगाना पड़ेगा, पर उन्हें भी लगभग 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर लव थोड़ी परेशान हो गई। उसने द्रांश की तरफ देखा, जो काफी बीमार लग रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत सारी एनर्जी बचा रखी है। लव ने देखा द्रांश कुछ सही नहीं लग रहा। लव उसके हाथ को पकड़ते ही द्रांश बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है।
लव संभाल नहीं पाती और दोनों ही बिस्तर पर गिर जाते हैं। द्रांश के गर्म शरीर को महसूस करते हुए लव जल्दी से उसके माथे को छूती है। फिर उसने सीरियस होकर कपिल को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, डॉक्टर ऋषि को बुलाओ। इतना कहते ही वो किसी तरह द्रांश को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर से उठ जाती है। वो बहुत ही गंभीर होकर द्रांश को देख रही थी। उसने अपने होठों पर दबाया, पर जब उसने द्रांश के होठों को गौर से देखा तो उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने जल्दी से द्रांश के नाखून चेक किए तो उसकी आंखों में मारने के इरादे नजर आने लगे। कपिल, जो दरवाजे के पास पहुंचा था, अचानक लव उसे रोकते हुए पूछती है, अंडरस्को, द्रांश जो मेडिसिन लेता है, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो? मुझे अभी वो मेडिसिन चाहिए। उसकी इतनी कठोर आवाज सुनकर कपिल की लड़की तक कहां पर गई। उसने मन में कहा, अंडरस्को, हे भगवान, मैंने तो मिस लव को नाजुक समझा था, मगर ये तो बॉस की ही तरह ही डरावनी है। ये सब सोचते ही वो जल्दी से पलटा और घबराते में बोला, अंडरस्को, यश, मिसेज रंधावा, मैं जल्दी से मेडिसिन लेकर आता हूं। इतना कहकर वो चला जाता है। लव जल्दी से द्रांश के जूते उतारती है, फिर उसके सॉक्स निकालकर उसके पैरों की उंगलियों के बीच कर देती है। उसने उसके पैरों की कुछ नसों को प्रेस किया और फिर द्रांश की नब्ज को चेक किया। कुछ देर बाद ही ऋषि अपनी पिक लेकर वहां पहुंच जाता है। वो जल्दी से एक इंजेक्शन लेता है और उसे द्रांश को लगा देता है। फिर अपने ग्लव्स को निकालकर द्रांश की हालत को देखने लगा। उसने परेशान होकर कहा, अंडरस्को, यह सही नहीं है, इस तरह तो इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर गुस्से में कपिल को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते? आखिर उसने किसे छुआ है? कपिल मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, आप मुझे डांट नहीं सकते, ये सब कुछ आपकी बहन का किया धरा है। वही जबरदस्ती बिग बॉस के ऊपर कूद गई थी और जबरदस्ती हमारे ऑफिस में घुस आई थी। ऋषि हैरानी से बोला, अंडरस्को, क्या? पर वो ऐसा क्यों करेगी? लव इरिटेट होकर बोली, अंडरस्को, क्या तुम दोनों औरतों की तरह चुगली करना बंद कर सकते हो? फिर उसने भारी आवाज में ऋषि को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे वो सारी मेडिसिन ही चाहिए जो द्रांश खाता है। ऋषि को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत सभी मेडिसिन लव को दे दी। लव एक एक करके सभी मेडिसिन को चेक करती है। वो बहुत ही गौर से हर एक मेडिसिन को देख रही थी। फिर उसने गोली को अपने मुंह में डालकर देखी और फिर उन्हें हिलाकर सभी मेडिसिन को रख दिया। ऋषि खुद को रोक नहीं पाया और उसने घूरते हुए पूछा, अंडरस्को, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मेडिसिन बेकार है? मैंने काफी रिसर्च करके इन्हें बनाया है। लव द्रांश के पीले पड़े चेहरे को घूरते हुए रूखेपन से बोली, अंडरस्को, नहीं, लेकिन आज द्रांश की हालत रोज के मुकाबले ज्यादा सीरियस है। ऊपर से अचानक ही उसके होंठ और नाखून पर अजीब से निशान है। उसके शरीर के खून का बहाव भी बहुत धीमा है, पहले ऐसा नहीं था। लव की बातें सुनकर ऋषि एकदम से चौंक गया। वो एकदम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और देखते हुए बोला, अंडरस्को, क्या? लेकिन तुम्हें सब कैसे पता चला? मुझे पता है द्रांश की हालत खराब है। कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत स्लो हो जाता है, जिस कारण उसके जान को खतरा बढ़ जाता है, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? लव एक पल के लिए शांत हो जाती है, मगर फिर बात को इग्नोर करके बोली, अंडरस्को, कपिल, क्या द्रांश इन मेडिसिनों के अलावा भी कोई दूसरी मेडिसिन लेता है या कोई ऐसी चीज जो रोज खाता हो और उसे खाते ही द्रांश को अच्छा और एक्टिव महसूस होता हो? कपिल अपने होठों को दबाते हुए सोचने लगा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, अंडरस्को, लेडी बिग बॉस, इसके अलावा बिग बॉस कोई भी मेडिसिन नहीं खाते। वो ब्लैक कॉफी ही पीते हैं, पर मैं उन्हें अच्छे से चेक करता हूँ, उसमें कुछ नहीं रहता। लव ज्यादा नहीं सोचती। वहीं रिया काफी गुस्से में थी। उसने कॉलेज आते ही प्लानिंग करने लगी कि कैसे लव को परेशान किया जाए। वो कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी और थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, आखिरकार यह गवार कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? यह मुझे पहले नहीं निकली थी। इसके कारण मुझे नौकरों के घर में रहना पड़ रहा है। अगर लोगों को पता चल गया तो कितना ज्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा। इतना कहकर वह अपनी आंखों में नफरत लिए लव को ढूंढने लगी, पर 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी लव नहीं आई, तो उसने अपने दांत पीस लिए। तभी रिया के दोस्त लोग, जो काफी देर से घूर रहे थे, उसके पास आते हैं। एक लड़की परेशान होकर बोली, अंडरस्को, रिया, तुम क्या ढूंढ रही हो? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? रिया मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, कुछ नहीं, जिया, मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। जिया कुछ सोचते हुए हैरानी से बोली, अंडरस्को, अरे हाँ,
मैंने सुना था अचानक ही तुम्हारी कोई बहन मिल गई है। वह कैसी दिखती है? जरूर वह हमारी क्लास में होगी। चलो, हमारे ग्रुप में एक और मेंबर आ गया। ये सुनकर रिया का खून खोलने लगा, पर अपने होठों पर प्यार से मुस्कुराहट सजाकर उसने चिंता से बोली, अंडरस्को, हाँ, लेकिन मुझे चिंता है उसकी। वह क्या है ना, वो अभी अभी एक गांव से आई है। उसे कुछ भी पता नहीं है। उसे बिल्कुल नहीं पता लोगों से कैसे बात करनी है। पता नहीं वो कभी स्कूल गई होगी भी या नहीं। बहुत मुश्किल से है। पर अच्छा हुआ डैडी ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसका एडमिशन करा दिया। अब जब वह मेरी बहन है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ ताकि उसे क्लास तक ले जा सकूं। लेकिन वो अभी तक आई नहीं। रिया के ग्रुप में जब रिया की बात सुनी तो सभी का चेहरा काला पड़ गया। लव के आने से सभी खुश थे, मगर अब सभी के दिल में उसके लिए नफरत होने लगी। जिया अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, क्या उसने स्कूल में भी पढ़ाई नहीं की है और कांटेक्ट से हमारे कॉलेज में पढ़ने आ रही है? मैं उस गवार से कभी दोस्ती नहीं करूंगी। रिया की दूसरी दोस्त, जिसका नाम काजल था, उसने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने थे और भर भर के मेकअप लगाया था। वो गंदा सा मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, मुझे तो ये जानकार ही उल्टी हो रही है। कितनी अजीब होगी वो लड़की। जरूर बदसूरत होगी और कटे फटे कपड़े पहने होंगे। मैं भी ऐसे गवार और भिखारी से दोस्ती नहीं करूंगी। रिया, भले ही वो तुम्हारी बहन है, पर मैं उससे दोस्ती नहीं करूंगी। ये सुनकर रिया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने डेविल स्माइल करके मन में सोचा, अंडरस्को, लव, मैं सभी के दिल में तो नफरत पैदा करती हूँ। मैं भी देखती हूँ तुम कब तक इस कॉलेज में रहती हो। मैं तुम्हें ये कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। नहीं, नहीं, प्रिंसिपल खुद तुम्हें धक्का मार कर निकालेंगे। रिया काफी देर इंतजार करती है, फिर अपने ग्रुप के साथ चली जाती है। वो पूरे टाइम लेफ्ट का इंतजार करती है, मगर लव नहीं आती। वहीं दिव्य द्रांश के दूसरे असिस्टेंट के साथ पूरे ऑफिस में घूम रहा था और लोगों को परेशान कर रहा था, पर डर के कारण कोई उसकी शिकायत नहीं कर रहा था। वही लव पूरे टाइम द्रांश का ध्यान रख रही थी। इस वक्त उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसके पैरों पर एक अजीब सा तेल लगाकर मालिश कर रही थी। कपिल कुछ कहना चाहता था, मगर बोल नहीं पाया। 4 घंटे बीत चुके थे, पर द्रांश को होश नहीं आया। डॉक्टर ऋषि भी परेशान हो गए थे। अब लव ने उठकर दोबारा द्रांश की नस को चेक किया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने मन में कहा, अंडरस्को, इसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो रही है। जरूर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसे ये रोज लेता है, इसलिए ही इसकी हालत और खराब हो रही है। पर मुझे पता करना होगा वो क्या है। इतना सोचते ही उसने अचानक कपिल से कहा, अंडरस्को, मैंने अपने कुछ लोगों से कुछ जरूरी सामान मंगाया था। शायद अब तक वो आ गया होगा। उन्हें जाकर ले आओ। कपिल जल्दी से जाता है, पर अचानक रुक कर बोला, अंडरस्को, लेडी बॉस, पर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? लव द्रांश की उंगलियों के निशान की तरफ इशारा करते हुए जवाब देती है, अंडरस्को, वो तुम्हें पहचान लेंगे। कपिल जल्दी से चला गया। वो जैसे ही नीचे पहुंचा, राहु पहले से वहां था। कपिल को देखते ही उसने अपने हाथ में मौजूद बैग उसे दे दिया और तुरंत चला गया। ऋषि अपना सामान पैक करते हुए बोला, अंडरस्को, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कैसे भी करके द्रांश को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लव का चेहरा अजीब हो गया। वो हल्का गुस्से में बोली, अंडरस्को, बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि कोई उसे नहीं छू सकता। ऋषि गुस्से में बोला, अंडरस्को, मैं इतने घंटे में कई बार कह चुका हूं, उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, पर तुम मना कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें द्रांश के किसी दुश्मन ने भेजा है उसे मारने के लिए और तुमने उसे कुछ कर दिया है? ये सुनकर लव अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो उसे इग्नोर कर देती है। ऋषि और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लव की आंखों में ऐसी फीलिंग थी जो आज तक किसी के लिए उसे महसूस नहीं हुआ। उसे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं द्रांश को कुछ हो न जाए। वो झुककर उसे कांपने होठों को चूम लेती है। इस छोटे से स्पर्श ने द्रांश की धड़कनों को बढ़ा दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।